अब इसमें जो है हमको नया टॉपिक लेना है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। तो उसमें हमें जो पढ़ना है वो मैंने पॉइंट लिखे हुए यहाँ पर। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हिस्टोरिकल रीजन, सेकेंड आता है कॉजेज ऑफ रूरल पॉवर्टी। उसमें अगेन ये डिवाइड होता है दो हिस्सों में, नेचुरल कॉजेज एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स। इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट इकोनॉमिक फैक्टर, ये अगेन डिवाइड हो रहा है लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर लेबर, unequal distribution of land and properties, minimum development of small and cottage industries, rapid increase in prices, high rate of unemployment. And fourth point are social reason, low level of education, gender inequality. Fifth point are other reason, war, increase in defense expenditure, the defective policies. तो जो है हमको ये कॉजेज ऑफ पॉवर्टी में ये हमको मेन 5 पॉइंट पढ़ना है, और ये 5 पॉइंट जो है हमको डिटेल में पढ़ना है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। सो वी स्टार्ट आवर फर्स्ट पॉइंट हिस्टोरिकल रीजन, है ना। बट बिफोर इट टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इट इज बेटर टू नो इट्स कॉज एंड देन फाइंड द सॉल्यूशन। पहले जो है हम इसके कारण ढूंढेंगे और इसके बाद इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने भी सेम टू सेम यही करा कि भाई गरीबी इतने हमारे आज़ादी के इतने साल बाद भी हमारे इंडिया में क्यों गरीबी अभी भी है, जबकि हमारे पास सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो सबसे पहला कारण क्या ढूंढा, हिस्टोरिकल रीजन। कि हम सभी को पता है कि हमारे भारतवर्ष में जो है 200 साल ब्रिटिशरों ने शासन करा, और ब्रिटिशरों के शासन में यानी ब्रिटिशरों के रूल टाइम में जो था हमारे फार्मर और इन इंडस्ट्री की दशा जो थी वो एकदम ही खराब थी। यानी आप सभी को पता है हमारी हिस्ट्री के ब्रिटिशरों ने क्या करा था भाई कि बहुत सारे हमारे पर टैक्सेस चढ़ा दिए थे, बराबर। और इनको जब दीवानी राइट्स मिले तो इन्होंने क्या करा कि भाई सब फार्मरों के पास से जो है वो लैंड रेवेन्यू लेना शुरू करा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि लैंड रेवेन्यू ले रहे हैं पर इनको सारी फैसिलिटी मिल रही है यानी फार्मरों को फैसिलिटी मिल रही है, यानी फार्मरों को अच्छा इरिगेशन मिल रहा है, यानी अच्छे बीज मिल रहे हैं, यानी उनका एक ही मोटिव था कि कुछ भी करो भाई हमको हमारा पैसा दो। तो ब्रिटिशरों ने एकदम ऐसा बोला जाए कि फुल शोषण करा है हमारे इंडियन फार्मरों का, तो वो जरा भी गलत नहीं होगा। ब्रिटिशरों के शासनकाल में जो है फार्मरों की दशा बद से बदतर हो गई, और उसमें जो नई नई पॉलिसियां ब्रिटिशरों ने डाली थी, फॉर एग्जाम्पल जमींदारी प्रथा डाली थी, रैयतवाड़ी डाली थी, महलवाड़ी डाली थी। तो इन सब के अंदर क्या हुआ अल्टीमेटली के शोषण जो हुआ वो सिर्फ फार्मरों का हुआ। इतनी खराब परिस्थितियां आगे के एंड में जो है फार्मरों को अपनी जमीन बेचनी पड़ी, और जमीन बेचने की वजह से जो है वो पायमाल हो गए। तो एक रीजन जो माना जाता है वो ये माना जाता है कि हमारी इंडिया जो इतने सालों से 200 सालों से ब्रिटिशरों के अधीन थी, तो ब्रिटिशरों ने जरा भी कसर नहीं छोड़ी कि भाई हम इंडियंस, यानी उन्होंने एक ही मोटिव रखा कि भाई हमको हमारा रेवेन्यू चाहिए, कुछ भी करो आप हमारा रेवेन्यू दो। इन्होंने फार्मरों के प्रति जरा भी दया भावना नहीं रखी। फिर देखो इन्होंने इंडस्ट्रीज में भी ऐसा ही करा। अभी इनको पता थी कि भाई हमारी इंडियन चीजें जो है इतनी ज़्यादा विदेशों में फेमस है, तो हमारा मरी मसाला है, हमारा सिल्क है, हमारा जूट है, वो सारी चीजें जो थी वो विदेश में इसकी मांग बहुत ज्यादा थी। पर ब्रिटिशरों ने क्या करा भाई कि आप किसी को भी हमारे साथ यानी इंडियन वालों के साथ बिजनेस करना है तो सबसे पहले आपको हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना। और उन्होंने उस पर टैक्स ड्यूटी ज्यादा चढ़ा दी, इसलिए सीधा सीधा फार्मर जो है बेचारा अपना माल बाजार में नहीं बेच सकता था। और दूसरा क्या करा ब्रिटिशरों ने कि भाई चलो कोई बात नहीं, इन्होंने दूसरी चाल क्या चली कि विदेश का सामान यानी ब्रिटेन का सामान जो है वो यहाँ बिना टैक्स पहुंचाने लगे। तो इस वजह से भी जो है हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज डाउन चली गई। अब देखो कोई भी चीज हमारे जब भारत में बन रही, तो भारत में हमारे फैक्ट्री नहीं थी उस टाइम इतनी ज्यादा, हाथों से बनती थी, तो हाथों से बनी हुई चीज का भाव भी ज्यादा होता था। और जो चीज ब्रिटेन से आती थी वो फैक्ट्री में बनती थी, तो फैक्ट्री में बनी हुई चीज जो है वो मशीनों पे बनती थी, इसलिए वो सस्ती पड़ती थी। तो इन शॉर्ट ये देखा जाए कि ब्रिटिशरों ने जो है उस टाइम भारत 200 साल जो है भारत की सबसे बेकार दशा बना दी। तो ये भी चलेगा कि एक तरह से इन्होंने इंडियन फार्मिंग और इंडस्ट्रीज दोनों का सत्यानाश करा, यानी इनके शासन में जो है दोनों चीज जो है हमारी डाउन चली गई थी। हमारी जो रॉ मटेरियल इतना फेमस था, सब बाहर वाले लोग लेना चाहते थे, तो उस पर भी ब्रिटिशरों ने
टैक्स लगा दिया, बराबर। फिर हमारे फार्मर को कोई अच्छी सुविधाएं नहीं दी। तो एक तरह से सबसे बड़ा कारण हिस्टोरिकल रीजन माना जाता है, जो 200 साल से हमारे किसान भाइयों का शोषण हुआ था, वो सबसे पहला माना जाता है। फिर एक कॉजेस ऑफ रूरल पॉवर्टी। रूरल यानी ग्रामीण विस्तार। अभी हम सभी को पता है कि हमारा इंडिया जो 70% इंडिया जो है वो गाँव में बसता है, विलेज में बसता है, बराबर। तो उसमें ये दो टाइप की पॉवर्टी देखने को, यानी ये दो टाइप की पॉवर्टी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी की। नेचुरल कॉजेज, अभी आपको बता दूं, नेचुरल मीन्स देखो हमारी इंडिया क्या या कोई भी देश जो खेती प्रधान है वो डिपेंड होता है रेन पर। कभी रेन अच्छी आई तो खेती अच्छी होगी, पर हरदम तो जो है नेचर एक जैसी रहती नहीं है। हरदम क्या है कि नेचर ने चलो ऐसा नहीं सोचा कि चलो इस बार 30 इंच बारिश चाहिए, 40 इंच बारिश चाहिए तो इतनी जो नहीं भाई, नेचर है ये कभी जो है बहुत ज्यादा भी हो जाती है और कभी बारिश भी नहीं होती है। तो इन शॉर्ट जब ये देखा जाए नेचुरल कॉजेस, यानी जब आपके फसल को बराबर मात्रा में बारिश या कुछ ना मिले या दुकाळ पड़े या कुछ भी हो तो आपकी जो फसल नष्ट हो जाती है उसको हम नेचुरल कॉजेस मानेंगे। देखो अभी जो हमारा किसान है, भारतीय किसान जो है वो जनरली अभी भी है वो इतनी नीचे स्तर पे जी रहा है, यानी उसको अपने खेत में अच्छा बीज और सब रोपने के लिए जो है गवर्नमेंट से लोन लेनी पड़ती है। एट प्रेजेंट तो अभी सिचुएशन अच्छी है आज़ादी के बाद, पर आज़ादी के पहले जो था ये तो पूरा बेचारा कर्जे में डूबा हुआ रहता था, बराबर। अल्टीमेटली इसको अपनी जमीन बेचनी पड़ती थी ना। पर आज़ादी के बाद जो है हमारे गवर्नमेंट ने इस चीज़ पर ध्यान दिया। तो ये नेचुरल कॉजेस के टाइम भी जो है हमारे गवर्नमेंट ने इन चीज़ों पे ध्यान दिया कि भाई चलो इस बार अकाल पड़ा है तो किसानों को इतना हमको फायदा देना है, इस बार अतिवृष्टि हुई है, ज़्यादा बारिश हुई है, फसल को नुकसान हुआ है, तो भी हम चलो हमारे किसानों के बारे में सोचें। इसलिए नेचुरल कॉजेस, ये कॉजेस ऑफ पॉवर्टी में एक पॉइंट ये भी आ जाता है कि नेचुरल कॉजेस पे कि ये डिपेंड होता है नेचर पर। नेचर जो है कितनी बारिश दे रही है, कितनी बारिश नहीं दे रही है, प्राकृतिक आपदाएं जिसे बोलते हैं, इसका हिंदी मतलब वो होगा, तो बराबर। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो जाता है। फिर सेकंड पॉइंट आता है डेमोग्राफिक फैक्टर्स। अब देखो आज़ादी के बाद जो है हमारी इंडिया में बहुत सारे सुधार हुए, बराबर। उसमें हमने मेडिकल फैसिलिटी भी ली हुई कि मेडिकल फैसिलिटी के तहत जो है हमारे इंडियंस की जो मृत्यु दर है वो कम हो जाए, यानी मेडिकल फैसिलिटीज, यानी जो पहले ऐसी बीमारियां होती थी, टीबी होती थी, फिर मलेरिया और ये सब जो होता था, उसमें एक टाइम ऐसा था कि हमारा इंडियन जो है बेचारा मर जाता था। क्यों मर जाता था? कि उन्हें प्रॉपर सही ट्रीटमेंट नहीं मिलती थी। पर जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, हम सब ने ये, यानी हमारी गवर्नमेंट ने ये देखा कि भाई ये चीज़ पे हमको काम करना ज़रूरी है, तो उन्होंने सबसे पहले क्या करा, तभी भी सुविधाएं अच्छी थी, यानी डॉक्टरी ट्रीटमेंट अच्छी थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि ट्रीटमेंट जब अच्छी मिली तो मृत्यु दर तो जो है वो हमारा कम हुआ, पर सामने जो है हमारी जन्म दर भी इतनी बढ़ी, बराबर। जन्म दर बढ़ी यानी उस टाइम जो है एक फैमिली में एटलीस्ट 8 से 10 बच्चे होते थे, बराबर। अब 8 से 10 बच्चे होंगे तो प्रॉब्लम वही की वही रही भाई कि पर कैपिटा जो इनकम है वो वापस लो हो गई। तो ये चीज भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल रही है हमारी गरीबी के लिए कि देखो हमारे दो वाला जो स्लोगन हमारे गवर्नमेंट ने दिया वो किसी ने फॉलो नहीं करा, बराबर। यहाँ तो क्या विलेज में रहते थे इसलिए उन्होंने इतना सोचा नहीं भाई, दो पति पत्नी और उनके 8-10 बच्चे, अब 8-10 बच्चे होंगे तो ये चीज जो उनके भरण पोषण में, अच्छे एजुकेशन में, अच्छी हेल्थ सिस्टम में, सब में अड़चन जाते हैं। तो ये बात फिर वापस वही हो गई कि भाई एक परिवार जो है वो गरीब है तो गरीब ही रह रहा है। क्यों गरीब रह रहा है? कि उसके पास इतने 8-10 बच्चे हैं, तो 8-10 बच्चों की परवरिश करना, 8-10 बच्चों को सब देना, वो सबसे टफ बात हो जाती थी। तो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी में ये दो पॉइंट ले सकते हैं, नेचुरल कॉजेज और डेमोग्राफिक फैक्टर्स, बराबर। नेचुरल में क्या है भाई कि ये डिपेंड ऑन नेचर है ना, नेचर पे डिपेंड है कि अच्छी बारिश दे रहा है या अच्छी बारिश नहीं दे रहा है, तो उस पर हमारी फसल होती है। और डेमोग्राफिक के लिए भाई आज़ादी के बाद जो है हमारा मृत्यु दर तो हमने सुधार लिया, पर जन्म दर है उस पर हम
बराबर काम नहीं कर सके, यानी इस वजह से भी जो है हमारी पॉवर्टी की लाइन जो है वो बढ़ती जा रही है। यानी सीधी सीधी बात है, आपकी पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी पर हेड इनकम उतनी ही कम होगी। कल भी मैंने आपको समझाया था कि हमारे देश में उत्पादन उतना ही हो रहा है जितना विदेशों में हो रहा है, पर हमारा देश पीछे है। वो क्या मेन रीजन है कि हमारे देश की पॉपुलेशन, किसी भी गवर्नमेंट के लिए ये बात सबसे बड़ा मुद्दा बन जाती है कि जब वहाँ पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो वो कुछ भी करके जो है पॉपुलेशन को अपने जो नागरिक है उन्हें सारी चीज प्रोवाइड नहीं कर सकती है। तो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा फैक्टर यही आके खड़ा हो जाता है कि हमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, और पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से जो है हमको फैसिलिटी नहीं मिल रही, और पर हेड कैपिटा जो है हमारा वो डाउन है। फिर थर्ड फैक्टर आता है इकोनॉमिक फैक्टर। तो इसमें हमको पढ़ना है लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर लेबर बराबर। तो देखो इसमें क्या होगा भाई कि बिकॉज ऑफ पुअर इरिगेशन फैसिलिटी, इनसफिशिएंट टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बराबर, heavy load of population etc. result in low agricultural productivity in India. So due to the low income of farmer, poverty increase. देखो अब मैं आपको बता दूं एग्रीकल्चर यानी खेती है ना, खेती कब अच्छी होती है कि जब आप उसमें सही चीज सही मात्रा में डालो। हमको अच्छी फसल चाहिए तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमको अच्छी क्वालिटी के बीज, फिर हमारे जितने इंस्ट्रूमेंट है वो सब जो है हमको लेटेस्ट अपनाने पड़ते हैं। पर हमारे देश में गरीबी इतनी ज्यादा थी उस टाइम, अभी तो इस पे अच्छा काम हो रहा है पर उस टाइम तो इतना नहीं था भाई। तो उस टाइम तो क्या था कि आपने अच्छी बीज बोने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे। अच्छा आपने अच्छे बीज बोए पर आप अच्छी खाद नहीं दे पाते हो, अच्छे फिर अपने ये केमिकल नहीं छिड़क सकते हो। कौन से केमिकल जो खेती को कीड़े मकोड़ों से बचाता है बराबर, वो अच्छे से नहीं छिड़क सकते। तो हमारे लिए नहीं ये सारी प्रॉब्लम आ जाती थी कि अच्छा उत्पादन नहीं होता था, और अच्छा उत्पादन न होने की वजह से अल्टीमेटली क्या होता था कि किसान जो है वो लोन के नीचे दब जाता था। यानी इन शॉर्ट अच्छी टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से बराबर, अच्छा इरिगेशन ना होने की वजह से क्या है उस टाइम पे एग्रीकल्चर हमारा इतना अच्छा नहीं होता था। और हम सभी को पता है ये बात कि इंडिया जो है 70% इंडिया विलेज में बसा हुआ है, और आज भी इंडिया सबसे ज्यादा जो है एग्रीकल्चर में आगे है। तो हमको हमारा एग्रीकल्चर आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले हमको यही बात देखनी पड़ेगी कि हमारे किसानों को सारी चीजें बराबर मिले, यानी उन्हें प्रॉपर क्वालिटी के बीज मिले, प्रॉपर इरिगेशन कैनाल्स मिले बराबर। अब देखो इरिगेशन कैनाल क्यों यूज होती है भाई कि इसलिए कि एक साल बारिश अच्छी हुई दूसरे साल बारिश ना हुई तो क्या होगा, किसान बेचारा जो अपना बीज और सब बोता है वो फालतू चला जाता है। पर इरिगेशन कैनाल हो तो क्या होगा कि उसके थ्रू जो है पानी मिलेगा, और पानी की वजह से जो है वो खेती होगी ना। तो देखो आपको फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, सरदार सरोवर जो डैम हमने बांधा है वो इसीलिए बांधा है कि उसकी कैनाल के थ्रू जो है वो गुजरात के पूरे हिस्से में पानी मिलता है, ऐसे हिस्सों में भी जहाँ बारिश नहीं होती है। तो इस वजह से क्या है हमारे एग्रीकल्चर की क्वालिटी सुधरी है। फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टीज। अभी आपको मैं बता दूं, देखो ये बात तो जो है अंग्रेजों के जमाने से चली आई है कि अंग्रेजों ने क्या करा था भाई कि उनको टैक्स रेवेन्यू चाहिए था, यानी लैंड रेवेन्यू चाहिए था। तो उन्होंने क्या करे, अलग अलग जो है वो लॉस बना दिए थे ना। मैंने आपको बता दिया कि जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, महलवाड़ी प्रथा, तो इन सब में क्या करा, जमींदारी प्रथा में क्या करा भाई कि चलो एक व्यक्ति है उसे जमींदार बनाया, 10 साल जो है आप अपने जमीन संभालोगे, जमीन से जो भी टैक्स आ रहा है आपको 89% हमको देना है, और 11% जो है आप रखोगे बराबर। तो इसमें क्या एक बात हुई कि जमींदार का बेटा ही जमींदार बनेगा और उसका बेटा जमींदार, यानी वंश के हिसाब से हो गया कि मेरे बाप दादा उनके बाप दादा और उनके बाप दादा की जमीन है ना। तो इसमें क्या हुआ भाई कि जिसकी जमीन थी वो ही यानी ज्यादा पैसा ले रहा था, और दूसरा ये होगा कि वो ऐसा सोच रहा था कि मुझे यानी जमीन में से मुझे तो पैसा मिल जा रहा है तो मुझे मेरा पैसा क्यों डालना चाहिए। तो उसने वही अल्टीमेटली बात हुई कि उसने
जो है अच्छी बीज, अच्छी सुविधा, अच्छा कुछ भी जो है वो अलॉट नहीं करा। तो जो ये मजदूर वर्ग था, जो काम करने वाला वर्ग था, वो बेचारा क्या कर सकता है, जब आपको कोई भी फैसिलिटी ही नहीं मिलेगी, बराबर, तो आप क्या कर सकते हो। और दूसरी जगह ये भी हो रही थी, मजदूर ये सोच रहा था कि जमीन तो मेरी है नहीं, तो मैं क्यों मेरे मालिक से बोलूं कि आप इसमें इतनी इतनी चीज फेरफार करो, बराबर। तो अल्टीमेटली वही बात हुई कि ये जो चीज है ये भी पॉवर्टी के लिए जवाबदार हुई। तो एक तो पहले लो एग्रीकल्चर और दूसरा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, है ना। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड बिकॉज ऑफ जमींदारी प्रथा, है ना, तो ये जो है ये भी रिस्पॉन्सिबल हुई। फिर आता है मिनिमम डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। देखो आफ्टर हमारे आज़ादी के बाद जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे नए नए फैसले लिए जो पॉवर्टी के अगेंस्ट थे, यानी वो चाहती थी कि इंडिया से पॉवर्टी चली जाए। तो उन्होंने क्या करा, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, बराबर। हमारी गवर्नमेंट ने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई और इन योजनाओं के अंदर उन्होंने क्या करा कि थोड़े जो पार्ट थे, बिजनेस के पार्ट थे, उनको उन्होंने आगे लिया। यानी उन्होंने क्या करा कि भाई जो बड़े अपने इंडस्ट्रीज थी उन पे ज़्यादा जोर दिया, उनको आगे बढ़ाने के बारे में सोचा। पर उन्होंने जो छोटे उद्योग थे जिनसे फायदा हो सकता था उनके बारे में नहीं सोचा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं बता दूँ कि 70% हिस्सा तो हमारा विलेज में बसता था, बराबर, अभी भी बस रहा है। तो हमको जब गरीबी हटाना है तो हमारा सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि हमको उस 70% हिस्से के बारे में सोचना चाहिए। पर हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा, पंचवर्षीय योजना बनाई, पर उसमें उन्होंने ये चीज नहीं सोची। उन्होंने क्या करा कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज थी उन्हें कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनसे कितना प्रॉफिट कमाया जाए, बराबर। अब छोटे इंडस्ट्रीज थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, जैसे अपनी फिशरी है, फिर डेयरी प्रोडक्ट है, फिर अपने पशुपालन है, वो सब था, उन्हें उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो ये भी एक जवाबदार हो गया कि मिनिमम डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। इसमें जो है वर्कर्स है, इसमें जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है उसमें वर्कर काम करते थे भाई, और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में जो थी मशीनें थी। तो गवर्नमेंट ने यानी यही चीज देखी कि मशीन से जो है वो काम ज्यादा हो रहा है, तो उसको ज्यादा प्रोत्साहन मिला, उसके लिए ज्यादा फंड मिला। पर उन्होंने ये चीज पे ध्यान नहीं दिया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज को हम आगे बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली जो है हमारा विलेज आगे बढ़ेगा। तो पंचवर्षीय योजना में जनरली उन्होंने बड़ी इंडस्ट्रीज को ही आगे बढ़ाने के बारे में सोचा, बराबर। फिर रैपिड इंक्रीजिंग इन प्राइस। आप देखो, आपको मैं बता दूं कि उत्पादन हो रहा है, बराबर, पर आपकी फैमिली लार्ज हो रही है, यानी आपके फैमिली में मेंबर ज्यादा हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो है आप अपनी फैमिली के लिए कुछ भी चीज नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि रैपिड इंक्रीजिंग इन प्राइस, ये जो है प्राइस बढ़ती जा रही है, उत्पादन के साथ जो है प्राइस बढ़ती जा रही है, बराबर। तो ये चीज जो है किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होगी कि वो इजीली अपनी चीज ले सके। तो देखो, हम रैपिड इंक्रीज इन प्राइसेस के बारे में ये भी बोल सकते हैं भाई कि प्राइस राइज सीरियसली अफेक्टेड पॉवर्टी। प्राइस राइज reduce purchasing power of low income group while increase the benefit of businessmen. This increase unequal distribution of income in the society and poverty increase, बराबर। यानी ये भी जो है रिस्पॉन्सिबल है पॉवर्टी के लिए। देखो, आपका प्रोडक्शन हो रहा है, पर एक हमारा समाज दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक धनिक और एक रिच और एक पुअर, बराबर। तो रिच तो है वो ले सकता है, पर पुअर नहीं ले सकता है, बराबर। तो अगेन वही पर कैपिटा इनकम आ गई कि आपकी इनकम जो है पर है कम पड़ रही है ना, इसलिए जो है ये चीज ये अफेक्ट कर रही है। फिर है हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। अब देखो, आपको बता दूं कि इंडिया का 70% हिस्सा आज भी गाँवों में बस रहा है, और हमारे पास पूर्ति सुविधाएं ना होने की वजह से जो है किसान सिर्फ साल में 2 या 3 बार ही फसल ले सकता है, और वो फैमिली उनकी बड़ी होती। तो अगेन वही बात आ जाती है कि बड़ी फैमिली है, किसान दूसरी जगह काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अपने खेत में ही सारा अपना ध्यान दे रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कर रहा है, वहां से उसको इतना ज्यादा आवक नहीं मिल रही है। तो अगेन वही चीज हुई कि वो जितना भी मेहनत कर रहा है उस हिसाब से उसे फल नहीं मिल रहा है ना। तो इसके लिए दूसरी चीज जवाबदारी ये भी है कि भाई हाँ, उसको अच्छा एजुकेशन भी प्रोवाइड नहीं हो रहा है ना। एजुकेशन प्रोवाइड हो तो उसको बात समझ में भी आए ना,
पर अच्छा एजुकेशन भी प्रोवाइड नहीं हो रहा है, तो अगेन वही परिस्थिति आके खड़ी हो जाती है कि भाई अगेन वो जहाँ पर था वहीं पे खड़ा हो जाता है ना। तो इसको हम इन शॉर्ट ऐसा भी बोल सकते हैं, इन रूरल इंडिया लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अलाइड इंडस्ट्रीज एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई इलिटरेसी, हाउ मोबिलिटी ऑफ लेबर, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। देखो ये चीज जो मैंने आपको बोली कि भाई जब किसान को साल में वो 2 ही फसल ले पा रहा है, 2 फसल लेने के बाद वो फ्री बैठ जाता है बराबर, वो उसको कुछ दूसरा सोचता नहीं हो मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और हमारी गवर्नमेंट ने इनको कोई दूसरी चीज भी ऐसी प्रोवाइड नहीं करी कि चलो अभी आप जो है आगे बढ़ो या आपको अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड हो या अच्छी दूसरी चीजें प्रोवाइड हो। तो ये सारे रीजन जो है इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो भी इफेक्ट करेंगे पॉवर्टी को बराबर। ये इतने जो मैंने आपको समझा है वो भी रिस्पॉन्सिबल है पॉवर्टी के लिए है ना। तो ये 2 पॉइंट हमारे पूरे हो गए। अभी हमको आना है सोशल रीजन पर। तो इसमें जो है हम ऐसा भी बोल सकते हैं भाई कि हमारा भारतवर्ष जो है वो खेती प्रधान देश है ना, और खेती प्रधान देश होने की वजह से यहाँ जो है इनको प्रॉपर एक सही एजुकेशन नहीं मिल रहा है, तालीम नहीं मिल रही है इनको, कोई टेक्निकल कोई भी अच्छी चीजें नहीं मिल रही है। तो ये एक चीज भी रिस्पॉन्सिबल हो जाती है कि हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी मजदूर जो है किसान जो है वो साल में 1 या 2 बार अपनी खेत में से जो वो पाक ले लेता है यानी खेती कर लेता है, फिर उसको दूसरे कहीं पर भी काम नहीं मिलता है। देखो यहाँ पर सेम बात हुई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज को हमारी गवर्नमेंट ने बढ़ावा दिया होता तो हमारा किसान जो है वो फ्री टाइम में एटलीस्ट वहां जाके काम कर सकता था, पर ये चीज नहीं हुई है इसलिए ये चीज हो रही है। तो अल्टीमेटली ये सारे फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉवर्टी के लिए बराबर। Now, social reason, low level of education. So, one of the major reason of poverty in India is scarcity of education. तो सबसे बड़ा कारण जो है इंडिया के पॉवर्टी का, तो उसको हम मानेंगे कि लो एजुकेशन। देखो आपको मैंने बता दिया कि जब एजुकेशन नहीं होगा तो उस इंसान को कुछ भी पता नहीं पड़ेगी, और स्पेशली जब हमारा देश 70% हमारे देश के 70% लोग जो है वो विलेज में रहते हैं, तो ये बात का हमें खास ध्यान देना चाहिए। अब देखो जब इन्हें अच्छा एजुकेशन नहीं मिल रहा है तो इन्हें ना तो अच्छे टेक्नोलॉजी के बारे में पता पड़ेगी, ना अच्छे एग्रीकल्चर सिस्टम के बारे में पता पड़ेगी, और ना ये रिसर्च कर पाएंगे, और ना ये भी चीज़ नहीं समझ पाएंगे कि कैसे मैं मेरा माल मार्केट में अच्छी तरह से बेचूं। तो एक एजुकेशन के अभाव में जो है वो एक किसान का कितना शोषण होता है वो इस बात से हमें पता पड़ता है। देखो जब आपको ये बात ही नहीं पता होगी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, आपको दूध में से दही कैसे जमाना है यही नहीं पता होगा, तो आपको दिन में कितना भी दूध आपको मिलता होगा वो वेस्ट ही जाएगा। तो सेम टू सेम सिचुएशन हमारे किसानों की ऐसी हो रही है कि जब इन्हें अच्छा एजुकेशन ही नहीं मिल रहा है, कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही है, इनके पास कोई अच्छे सोर्स नहीं है, तो अल्टीमेटली जो है इनका सारा करा हुआ काम जो है वो पानी में चला जाता है। और इनके पास दूसरा क्या है, देखो दूसरी बात ये पड़ जाती है कि इनके पास हम जो किसान जो वो खेती करेंगे तो वो इनको अच्छे बीज, अच्छी टेक्नोलॉजी और अच्छा जब सारी चीज़ें नहीं मिलती तो पर हेक्टेयर में से जो हमारी फसल आनी चाहिए वो इतनी अच्छी नहीं आएगी, हमारी खेती का उत्पादन जो है वो इतना अच्छा नहीं होगा। और अच्छे उत्पादन के लिए इनको सारी नई चीज़ों का आना, नए सिस्टम का पता होना, ये सब बहुत ज़रूरी है। वो सब चीज़ें जो है वो एजुकेशन के थ्रू ही पता पड़ेगी, बट अनफॉर्चुनेटली इनको अच्छा एजुकेशन नहीं मिल रहा है, इसलिए इन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही कि हमको हमारे खेती में कौन सी नई चीज़ें अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली वही बात हुई कि भाई अगेन जो है हमारा किसान जो है वो वापस ऊंचा नहीं आएगा बराबर। और दूसरी क्या है कि भाई इनके पास दूसरी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अब खेती 2 साल में 2 बार होती है बराबर, इसके बाद ये लोग फ्री होते हैं, तो इनको दूसरे काम काज के बारे में पता हो तो ये उसमें भी जंप मारे, उसमें से भी पैसा कमाए, पर ये चीज़ जो है हमारे भारत में नहीं हो रही है। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि लेस अपॉर्चुनिटी की वजह से जो है हमारी लेस अपॉर्चुनिटी की वजह से जो है एक ये अगेन जो है
दूसरा है जेंडर इनइक्वालिटी। अब देखो हमारा भारत जो है वो पुरुष प्रधान देश है, बराबर। हमारे भारत में पहले से ही बात बोलते आए कि हमारा भारत पुरुष प्रधान देश है। तो यहाँ पर जो है पुरुषों की तुलना में, मेल की तुलना में जो है फीमेल को कुछ अच्छी चीजें नहीं मिलती। फीमेल यानी घर का काम करने वाली बाई, बराबर। और ये यदि बाहर काम करने निकलती है तो इनको मेल के कंपैरिजन में जो है पैसा भी कम मिलेगा। और दूसरी बात देखो, ये फीमेल इनइक्वालिटी जो है तो ये बात सीधे सीधे इस पर भी असर करेगी कि जब कोई स्त्री माँ बनती है तो उसको बराबर घर में जो है, यानी अब नहीं होता ये चीज़, पहले होती थी, घर में जो है प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जाता था, इन्हें अच्छा भोजन नहीं मिलता था, इनकी बराबर से देखभाल नहीं होती थी। तो इसके यानी परिणाम क्या आते थे? तो ये कि भाई जो महिला है वो बच्चे को जन्म देती थी तो बच्चा जो है वो कुपोषण का शिकार, यानी वो अपनी माता के गर्भ में से ही नबड़ा पैदा, यानी माता के गर्भ में से ही उसको पोषण नहीं मिलता था, बराबर। और स्त्री भी जो है वो उसका भी ऐसा देखा जाए तो उसको भी उस टाइम जो संभाल रखने की जो होती थी वो भी नहीं रखी जाती थी। तो एक तरह से देखा जाए तो ये चीज भी जो है वो हमारी गरीबी के लिए जवाबदार है। भाई इक्वल होने चाहिए, मेल फीमेल दोनों हमारे देश के लिए इक्वल होने चाहिए, पर ये बात सदियों से चली आती है, इसलिए इसको मिटाने में तो हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बराबर ना। देखो फिर इसमें हमको अच्छे से एकदम से दिया हुआ है, इंडिया जेंडर इनइक्वालिटी फ्रॉम द बिगनिंग, बराबर। सोसाइटी केयरलेस अबाउट हेल्थ ऑफ फीमेल, सोसाइटी जो है वो फीमेल की हेल्थ का ध्यान नहीं रखती है। हमारे घर में हम देखो तो हमारे घर में भी हमको ये चीज़ देखने मिल जाती है कि हम हमारे यानी देखो हमने बहुत सारे घरों में देखा होगा कि दादा पर, पापा पर, सब पे विशेष ध्यान दिया जाता है, पर घर की जो लेडीज है उन पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। और लेडीज खुद भी ये चीज़ जो है वो इतना नहीं है, अपना ध्यान नहीं रखती। तो ये चीज़ गलत है भाई। आपको कोई देश को ऊंचा लाना है तो उसकी लेडीज भी जो है वो इतनी पावरफुल होनी चाहिए, बराबर है ना। तो एज अ रिजल्ट वुमन फेस हायर लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन, लो वेट एंड वीकनेस, है ना। तो इसका रीजन क्या आएगा? जब आपको अच्छा खाना पीना नहीं मिल रहा है तो फीमेल में जो है वो माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण देखने मिलेगा और उसका वजन कम हो जाएगा और उसमें वीकनेस आ जाएगी। दिस कॉज हाई मोर्टेलिटी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड हेल्थ प्रॉब्लम अमॉन्ग न्यू बोर्न चाइल्ड है। तो इसकी वजह से क्या होगा भाई, मैंने आपको बता दिया कि जब चाइल्ड बर्थ होगा तो उसे जब उसको अच्छा सा न्यूट्रिशन नहीं मिला तो ऑफकोर्स वो जो है बच्चे को अच्छे से जन्म नहीं दे सकते और बच्चा भी जो है वो माता के गर्भ में कुछ पोषण नहीं पा सकता, बराबर। और ये कहीं पर भी काम करने भी जाती है तो इनका वेतन और मेल का वेतन दोनों में अंतर पड़ जाता है भाई। तो ये भी एक बड़ा रीजन है कॉज ऑफ पॉवर्टी के लिए, बराबर। अब हमको जाना है अदर रीजन में हम पढ़ेंगे अब आगे। तो हम देखो अभी आपको मैं बता दूं कि इंडिया आज़ाद हुआ उसके बाद उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, बराबर। तो देखो मैं आपको बता दूं कि चाइना ने जो है हमारे साथ मैत्री करार यानी फ्रेंडशिप का एग्रीमेंट साइन करा था कि भाई उसके अंदर क्या था कि हम जो है आप पर हमला नहीं करेंगे, पर चाइना ने जो है अपनी बात रखी नहीं और उसने हम पर हमला करा। उसके बाद पाकिस्तान ने हमला करा। तो ये वॉर होने की वजह से हमारे देश में जो मुसीबत आई, अब देखने में आपको बता दूं जब वॉर होता है तो सबसे पहले जो आम इंसान है वो क्या करेगा भाई कि संग्रह करने की शुरुआत करेगा। वॉर होगा और देश भी क्या करेगा, देखो देश का भी क्या है कि पहले जो है हमको हमारा देश बचाना, ऑलरेडी हम जो है 200 साल की गुलामी झेल चुके थे और अगेन हम वो चीज़ नहीं चाहते थे। तो देश की गवर्नमेंट ने पहले क्या सोचा होगा भाई कि मुझे जो है अपने हमारे हथियार और वो सब बसाने की जिससे करके कोई भी कंट्री हमारे पर आक्रमण ना करे, बराबर। तो उन्होंने इस बारे में सोचा और आम इंसान क्या सोच रहा है कि भाई मैं सारी चीज़ों का संग्रह करूँ, यानी अनाज और सब चीज़ों का संग्रह करूँ तो जिससे जो है मुझे वॉर के दरमियान खाने पीने की कोई भी कमी ना हो, बराबर ना। तो जब संग्रह होता है तो अपने आप जो मार्केट में उस चीज़ की अछत हो जाती है और उसका भाव जो है वो डबल हो जाता है।
तो ये भी एक कारण होता है भाई कि पॉवर्टी को बढ़ाने का यानी गरीबी को बढ़ाने का, ये भी एक मुख्य बड़ा कारण हो जाता है कि जब देश अपनी अंदरूनी शक्तियों से और बाहरी शक्तियों से लड़ता है, बराबर, तो उसको जो है लड़ने के लिए सारे वेपन्स और सारे आर्म्स चाहिए और वो सब बसाने के लिए उसको पैसा चाहिए, तो वो जो है अपना पैसा है उसमें डाल रहा है, तो वो देश के डेवलपमेंट पे इतना ध्यान नहीं दे पाता है। और देश के अंदर भी क्या हो रहा है भाई कि देश की जनता भी जो है वो अपना सोच रही है कि चलो वो सारे संग्रह करने के बारे में सोच रही है कि मैं संग्रह करूँ तो मुझे जो है इस खराब समय के दौरान जो है मुझे कोई बांधा ना आए, तो इसमें जमाखोरी भी हो जाती है, तो ये चीज जो है वो पॉवर्टी को जन्म देती है, बराबर। पर आपको पता है कि हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो एकदम डाउन है, तो कोई भी इंसान होगा तो उसके लिए प्रॉब्लम बड़ी क्रिएट होगी, बराबर। तो देख लो मैं आपको बता दूं, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फाउट टू वॉर विद नेबर कंट्री पाकिस्तान एंड चाइना। पाकिस्तान और चाइना के साथ जो है इंडिया ने लड़ाई लड़ी थी, बराबर ना। और आपको पता है हमारा थोड़ा हिस्सा जो है उन लोगों ने ले भी लिया था, और वो क्यों लिया था क्योंकि उस टाइम हम इतने बलशाली नहीं थे। अब एट प्रेजेंट हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे हमारे आर्म्स है, हमारे वेपन्स इतने अच्छे, तो अब वो चाहे तो भी हमारे साथ युद्ध नहीं कर सकते बिकॉज हम रेडी है। उस टाइम क्या था, हम आज़ाद हुए थे, हमारे पास इतनी सारी चीज़ें नहीं थे और ऑलरेडी ब्रिटिशरों ने जो है हमारी सारी चीज़ लूट ली थी, तो हम लोग जो थे वो जीरो ही थे, हमको जीरो में से सारा चीज़ बनानी थी। अभी हमारी गवर्नमेंट ने इतना अच्छा सब हमारे लिए सारी चीज़ें ले ली है कि चाहकर भी ये देश जो है हमारे सामने नहीं देख सकते, और इन्होंने चलो एक बार भी लड़ाई करने की हिम्मत भी करी तो इनको इस बार जो है वो मुँह की खानी पड़ेगी बिकॉज हम कैपेबल है, बराबर ना। तो ड्यूरिंग द वॉर द लिमिटेड सोर्स ऑफ कंट्री आर स्पेंड ऑन प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट ऑफ रिक्वायर्ड आर्म एंड इम्यूनाइजेशन, है ना। दिस रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ बेसिक गुड्स एंड सर्विस। तो मैंने आपको यही बात बता दी भाई कि ये जो है गुड्स पर और सर्विस पर ध्यान नहीं दे सके, और इस वजह से जो है ये भी एक चीज जवाबदार होती है गरीबी के लिए, बराबर है ना। अब हमको पढ़ना है इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। तो दिस रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ बेसिक गुड एंड सर्विस ड्यूरिंग द वॉर टू अवॉइड scarcity of certain goods in future. People store food, grain, clothes, fuel, etc. As a result, price increase rapidly. देखो मैंने आपको बता दिया कि वॉर के दौरान जो थे वो सब लोगों ने सारी चीज़ों का संरक्षण करना शुरू करा, तो इस वजह से जो है वो प्राइस लेवल बढ़ा, बराबर ना। तो ये बिकॉज ऑफ वॉर द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लोली डाउन, तो इस वजह से जो है प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी हमारी डाउन चली गई है। ड्यू टू सेवरल वॉर इन इंडिया डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज रिड्यूस, है ना, तो ये रिड्यूस हो गया भाई, और इकोनॉमी डेवलपमेंट रिमेन लो एंड प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज टेक प्लेस, बराबर। तो ये जो है वॉर भी एक तरह से रिस्पॉन्सिबल हुआ। अब इसके बाद है इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। तो देखो मैं आपको बता दूं कि इंडिया जब आज़ाद हुआ था तो बहुत सारे लोगों की ऐसी इच्छा थी कि वो वापस इंडिया पे शासन करे, बराबर। और एट प्रेजेंट भी हम देख रहे हैं कि टेररिज्म भी जो इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए इंडिया को अपने वेपन्स बसाने जरूरी है। तो ये वेपन्स जो है वो एक तरह से जरूरी भी है, पर इनसे जो है हमारा विकास नहीं हो रहा है, हमारे देश का विकास नहीं हो रहा है। ये जो है खर्चा हो रहा है, बराबर है, कोई इस वजह से जो है हम पे अटैक नहीं कर सकेगा, पर यहाँ देश के अर्थव्यवस्था यानी देश के विकास की बात है, तो वेपन्स बसाने से जो है हमारे देश का विकास नहीं होता, आम नागरिक को कुछ इससे फायदा नहीं मिलता है। फायदा ये हमारे देश के लिए, बराबर, कि हम जो हमारे दुश्मनों से रक्षा कर सकते हैं, ये एक बहुत जरूरी मुद्दा है और हमको इस पे काम करना ही चाहिए। पर ये वेपन्स लेने के लिए जो खर्चा हो रहा है वो हमारे यानी हमारे देश पे से जा रहा है, तो वो ऑब्वियसली हमारे अर्थतंत्र को थोड़ा सा हिला देता है। तो ये भी जो एक रीजन है कि भाई इस वजह से भी जो है अब हम बाहर से कुछ भी चीज़ ले रहे तो हमको सस्ते में तो मिलेगी नहीं, हमको डॉलरों में पैसा देना पड़ता है, और डॉलरों में जब पैसा जाता है तो वो अमाउंट से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये भी एक रीज़न होता है पॉवर्टी के लिए, बराबर, ये भी चीज़ जो है पॉवर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सेवरल वॉर मेड द इशू ऑफ सेक्युलरिटी वेरी सीरियसली टू मेक द सेक्युलरिटी सिस्टम स्ट्रॉन्गर
expands to modern missiles, fighter plane, tanks and submarines have increased rapidly। बराबर, देखो मैंने आपको बता दिया कि वॉर के लिए जो है हमको हमारे यहाँ वेपन्स बसाने पड़ते हैं, मिसाइल बसाने पड़ती है, फाइटर प्लेन बसाने पड़ते हैं, टैंकर्स बसाने पड़ते हैं, सबमरीन हमको बसाने पड़ती है। ये सब बसाना क्यों जरूरी है? आपको पता है इंडिया का मैप आपने भी देखा होगा कि ऊपर जो है वो हिमालय, तो हमारी बॉर्डर लगी है पाकिस्तान से, चाइना से, बराबर, हमको वहाँ से उनसे बचना पड़ता है। और सी एरिया जो है हमारा नीचे का सी एरिया है, अरेबियन सी, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल, तो वो भी हमारे, हमको वहाँ से भी जो है हमारा ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ से भी कोई दुश्मन हम पे अटैक ना कर सके, बराबर। तो ये सारी चीज़ों में हमको अलर्ट करने के लिए हमको मिसाइल, टैंकर्स और अपनी ये सबमरीन ये सब बसाना पड़ते हैं। तो ये जो ये खर्चा होता है और ये जो खर्चा है वो हमारे देश में से ही जाता है। तो इसमें देखा जाए तो हमारे तो हमारे देश का फायदा, पर हमारा अर्थतंत्र जो है वो थोड़ा हिल जाता है। In the present era, the fight against terrorism, a lot of special facilities have increased expenditure on defense. The expenditure on securities in non-development in nature and any increase in such expenditure reduce expenditure on economic development. Economic development slow down and level of poverty increase. तो यहाँ पर फिर वही बात आ गई भाई, देख लो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो डाउन एंड लेवल ऑफ पॉवर्टी इंक्रीज, बराबर। तो ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हमारा थर्ड पॉइंट डिफेंस पॉलिसी, और अब ये लास्ट टॉपिक जाता है डिफेक्टिव पॉलिसीज। देखो हमारे देश को आज़ाद होने के बाद जो है हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई और ये पॉलिसीज 5 ईयर्स की होती थी, बराबर। तो इन पॉलिसी में हमारे गवर्नमेंट ने क्या करा कि बड़े उद्योगों पे ध्यान दिया, यानी उनको आगे बढ़ाने के बारे में सोचा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमको कॉटेज इंडस्ट्रीज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी आगे बढ़ाना चाहिए। और ये बात जब हम जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारे देश में जो है सबसे ज़्यादा खेती होती है, तो ये चीज़ जो है गवर्नमेंट ने सोची होती तो हमारे डेवलपमेंट के लिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। पर हमारी गवर्नमेंट ने पंचवर्षीय योजना में बड़े इंडस्ट्रीज को ज़्यादा ध्यान दिया और छोटी इंडस्ट्रीज पे इतना ध्यान नहीं दिया। तो ये एक मुद्दा भी है भाई कि ये जो है पॉवर्टी बढ़ाता है, बराबर। फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, द सेकेंड 5-year प्लान ऑन व्हाट बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्रीज वेर गिवन प्रायोरिटी एंड थ्रू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो मैंने आपको बता दिया कि भाई पंचवर्षीय योजना में इन्होंने जो है ये बड़ी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा ना। हाई इकोनॉमिक ग्रोथ वाज टू बी अचीव एंड दस पॉलिसी ऑफ रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट वाज अडॉप्टेड। तो इन्होंने ये नहीं सोचा भाई कि हम छोटे उद्योगों को भी आगे बढ़ाए, तो इससे जो है जो लोग बेकार बैठे हुए उनको काम मिले, बराबर। But this policy neglected the vast population depend on agriculture। तो ये पॉलिसी ने जो है क्या फिर बात भुला दी कि हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, तो ये बात उन्होंने भुला दी, बराबर। तो एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज वेर गिव द एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम ऑफ मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन, बराबर। ये मैंने आपसे बात बोल दी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को रोजगार देती है, बराबर ना। आपको भी पता होगी, मुझे भी पता है ये बात। A part of this various schemes were introduced during planning period to reduce poverty and unemployment, but due to the frequently change in the ruling government many times, they lack community and coordination. As a result, the target poverty reduce could not be achieved through this scheme। तो यही बात है भाई कि जो है हमारी गवर्नमेंट जो है बार बार अपनी पॉलिसी बदल रही थी, तो इस वजह से जो है हमारा डेवलपमेंट इस इसमें भी सही से हुआ नहीं। तो ये सारे रीजन बैठते हैं पॉवर्टी के लिए, सारे कारण बैठते हैं। पहला तो हिस्टोरिकल रीजन आता है, फिर जो रूरल एरिया है वो आता है, फिर इकोनॉमिक फैक्टर आते हैं, फिर सोशल रीजन आ जाते हैं और अदर रीजन आ जाते हैं। तो ये जो है अगेन आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बैठ जाता है भाई। तो आपको पूछा जाए तो आपको पूरा ये डिटेल में लिखना है ना। तो ये हमारा जो है पूरा हुआ।